हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस तीसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 11, 11 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 55, 55 के बाद में दिया गया है 84, 84 के बाद में दिया गया है 119 और 119 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। मेरे भाई, यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 11, 11 से कितना बन रहा है 31, 11 से 31 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 11 में क्या कर दें प्लस 20 कर दें तो 11 और 20 मिलकर बन जाएगा 31। इसी प्रकार से देखिए 31 से कितना बन रहा है 55, 31 से 55 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 31 में क्या कर दें प्लस 24 कर दें तो 31 और 24 मिलकर बन जाएगा 55। इसी प्रकार से आगे देखिए 55 से कितना बन रहा है 84, तो 55 से 84 कैसे बनेगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 55 के अंदर क्या कर दें प्लस 29 कर दें तो 55 और 29 मिलकर बन जाएगा 84। इसी प्रकार आगे देखिए 84 से कितना बन रहा है 119 से, तो 84 से 119 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम यहां पर 84 के अंदर क्या कर दे प्लस 35 कर दें तो मेरे भाई 84 और 35 मिलकर बन जाएगा 119। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 119 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है। तो ध्यान से देखिए नीचे कौन कौन सी संख्या दी गई है। सबसे पहले है प्लस 20, उसके बाद में प्लस 24, उसके बाद में प्लस 29, उसके बाद में प्लस 35। यानी कि सभी में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा। कितना प्लस होगा तो वो देखिए, सबसे पहले प्लस 20, उसके बाद में प्लस 24, 20 से कितना बना 24, तो कैसे 20 के अंदर प्लस 4 कर देंगे बन जाएगा 24। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है 29, 24 से 29 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 24 में क्या कर दें प्लस 5 कर दें तो 24 और 5 मिलकर बन जाएगा 29। इसी प्रकार ध्यान से देखिए 29 से कितना बन रहा है 35, 29 से 35 कैसे बनेगा। तो 29 में क्या कर देंगे प्लस 6 कर देंगे तो 29 और 6 मिलकर बन जाएगा 35। अब इसी प्रकार से 35 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 35 से अगली संख्या निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर देखिए प्लस 4 हुआ, उसके बाद में प्लस 5, उसके बाद में प्लस 6। तो अब कंटिन्यू करेंगे तो आगे हो जाएगा प्लस 7, यानी कि 35 के अंदर प्लस 7 कर देंगे तो 35 और 7 मिलकर बन जाएगा 42। अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 119 के अंदर क्या कर दें प्लस 42 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए 119 के अंदर क्या कर देंगे प्लस 42 कर देंगे तो 119 और मेरे भाई 42 मिलकर बन जाएगा 161। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 161। अब हमें देखना है कि संख्या 161 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 161 में दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है।
तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी एक कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए ध्यान से इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 13 से कितना बन रहा है 17। तो 13 से 17 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 13 में क्या कर दें +4 कर दें तो 13 और 4 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 25। 17 से 25 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 17 में क्या कर दें +8 कर दें तो 17 और 8 मिलकर बन जाएगा 25। फिर देखिए 25 से कितना बन रहा है 32। 25 से 32 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 25 में क्या कर दें +7 कर दें तो 25 और 7 मिलकर बन जाएगा 32। इसी प्रकार से आगे देखिए 32 से कितना बन रहा है 37। तो 32 से 37 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 32 में क्या कर दें +5 कर दें तो 32 और 5 मिलकर बन जाएगा 37। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 37 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +4 है, उसके बाद में +8 है, उसके बाद में +7 है, उसके बाद में +5 है। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए यानी कि 4 से तो यहाँ पर 8 बन जाएगा कैसे। यदि हम 4 का क्या कर दे 2 गुना तो यहाँ पर बन जाएगा 8 है। लेकिन 8 से बन रहा है 7 तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है +1 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए 7 से 5 बनाएंगे तो यहाँ पर हो रहा है -2। यानी कि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो मेरे भाई यहाँ पर आप ध्यान से देखिए सबसे पहले यहां पर हुआ है +4। तो +4 कैसे हुआ है। तो ध्यान से देखिए 13 के दोनों डिजिट यानी कि 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो बन जाएगा 4, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या हुआ है 4 प्लस है। उसके बाद में क्या हुआ है 8 प्लस है। तो यहां पर देखिए 17 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 7 मिलकर बन जाएगा 8 है। इसलिए यहां पर हुआ है 8 प्लस है। उसके बाद में क्या हुआ है 7 प्लस है। तो ध्यान से देखिए 25 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 25 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 5 मिलकर बन जाएगा 7 है। इसी प्रकार से आगे देखिए 7 के बाद में कितना प्लस हुआ है +5 है। तो यहां पर देखिए +5 कैसे हुआ। तो यहां पर देखिए 32 की दोनों डिजिट यानी कि दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 5 मिलकर बन जाएगा यानी कि 3 और 2 मिलकर बन जाएगा
5। अब इसी प्रकार से 37 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कितना प्लस करेंगे, तो ध्यान से देखिए 37 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 7 मिलकर बन जाएगा 10। अब हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 37 के अंदर इस 10 को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 37 और 10 मिलकर बन जाएगा 47, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 47। अब हमें देखना है कि संख्या 47 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर संख्या 47 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सामने जो भी आकृति दिखाई दे सबसे पहले उस आकृति के अंदर आपको क्या करना है, सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 2 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 3 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 4 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 5 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 6 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 7 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, और 8 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये। यानी कि इस आकृति में सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। अब इसी के साथ में हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए डबल फलक वाले त्रिभुज बनेंगे कहाँ से कहाँ तक है, तो त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा एक त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए यदि हम त्रिभुज नंबर 5 और त्रिभुज नंबर 4 इन दोनों आकृतियों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज और बनेगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। अब इसी के साथ में देखिए मेरे भाई ध्यान से यहाँ पर देखिए यदि हम त्रिभुज नंबर 7 और त्रिभुज नंबर 6 इन दोनों आकृतियों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। अब मेरे भाई इसी के साथ में आप ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए डबल फलक वाला त्रिभुज बनेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि त्रिभुज नंबर 1 और इस खाली जगह को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। इसी के साथ में मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम त्रिभुज नंबर 2 और इस खाली जगह को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। अब मेरे भाई यहाँ से क्या करेंगे, यानी कि हमने सिंगल फलक वाले त्रिभुज काउंट कर लिए, डबल फलक वाले त्रिभुज भी काउंट कर लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिपल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए कलर अच्छे से चेंज करते हैं ताकि आपको स्पष्ट और अलग दिखाई दे। मेरे भाई ध्यान से देखिए ट्रिपल फलक वाला त्रिभुज बन जाएगा, एक तो बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज ये बन जाएगा। ठीक है, ट्रिपल फलक वाला। इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए एक ट्रिपल फलक वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ये वाला बन जाएगा, तो 2 त्रिभुज ये हो गए। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +2 और कर देंगे। ठीक है, अब इसी के साथ में हम क्या करेंगे, 4 फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 4 फलक वाले त्रिभुज कहां से कहां तक बनेंगे, तो ध्यान से देखिए त्रिभुज नंबर 4, त्रिभुज नंबर 5, त्रिभुज नंबर 6 और त्रिभुज नंबर 7 इन चारों को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। ठीक है, इसी के सामने आप ध्यान से देखिए जस्ट इसके ऊपर इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर इन सभी आकृतियों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। ठीक है मेरे भाई, कितने बन गए, 2 त्रिभुज। अब इसी के साथ में आप ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बड़ा वाला बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और एक जस्ट इसके विपरीत बन जाएगा यहाँ से
यहां तक। ठीक है, कितने त्रिभुज बन गए? 4 त्रिभुज। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? +4 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है? तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? इन सभी को टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 8 और 1 मिलकर बन जाएगा 9, 9 और 1 मिलकर बन जाएगा 10, 10 और 1 मिलकर बन जाएगा 11, 11 और 1 मिलकर बन जाएगा 12, 12 और 1 मिलकर बन जाएगा 13, 13 और 2 मिलकर बन जाएगा 15, 15 और 4 मिलकर बन जाएगा 19। यानी कि हमारे सामने जो आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 19। अब हमें देखना है कि 19 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 19 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, सीरीज में दिया गया है 1, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 10, 10 के बाद में 41 है, 41 के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में दिया गया है 1237 है। तो इस सीरीज को कैसे सोल्व किया गया है? ध्यान से देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले पता करेंगे 1 से 3 कैसे बनेगा। तो 1 से 3 बन जाएगा कैसे? यदि हम 1 का क्या कर दे? 2 गुना, तो 1 का 2 गुना करेंगे बन जाएगा 2, 2 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 3। इसी प्रकार से देखिए 3 से कितना बन रहा है? 10 है। 3 से 10 कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए, यदि हम 3 का क्या कर दे? 3 गुना, तो बन जाएगा 9, 9 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 10 से। अब इसी प्रकार आगे देखिए 10 से कितना बन रहा है? 41 है। 10 से 41 कैसे बनेगा? तो यहां पर देखिए, यदि हम 10 का क्या कर दे? 4 गुना, तो बन जाएगा 40, 40 में +1 कर देंगे तो बन जाएगा 41 है। अब इसी प्रकार आपसे पूछा है कि 41 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं, इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे और पता लगाएंगे यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? 2 गुना +1, उसके बाद में क्या हुआ? 3 गुना +1, उसके बाद में क्या हुआ? 4 गुना +1 है। अब इसी प्रकार से सीरीज में कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे तो आगे हो जाएगा 5 गुना +1। ठीक है, यानी कि यदि हम 41 का क्या कर दे? ध्यान से देखिए, यहां पर 41 का कर दे 5 गुना और जो संख्या है उसके अंदर +1 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, 41 का 5 गुना करेंगे तो मेरे भाई यहां पर आ जाएगा 205। ठीक है, और 205 के अंदर +1 कर देंगे तो 205 और 1 मिलकर बन जाएगा 206। यानी कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 206। अब हमें देखना है कि संख्या 206 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 206 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पक्षी, मछली और मुर्गा, इन तीनों शब्दों के लिए सर्वोत्तम वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जिन
शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है। उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे पक्षी और मछली के बीच में। तो क्या पक्षी और मछली के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, पक्षी और मछली के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, मछली और मुर्गा इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या मछली और मुर्गा इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, मछली और मुर्गा के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम पक्षी और मुर्गा के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या पक्षी और मुर्गा इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, पक्षी और मुर्गा के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? जो पक्षी है यानी कि जो मुर्गा है ये आता है किसकी श्रेणी में? पक्षी की श्रेणी में। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए? पक्षी के लिए। तो ध्यान से देखिए, यहां पर पहला आरेख हो जाएगा किसके लिए? पक्षी के लिए। अब इसी प्रकार से देखिए, पक्षी की श्रेणी में कौन आता है? मुर्गा। तो मुर्गा आ जाएगा किसके अंदर? यानी कि मुर्गा का आरेख आ जाएगा पक्षी के अंदर है। इसी प्रकार से क्या है, तीसरा शब्द बच गया मछली। तो मछली का रिलेशन ना ही तो किसके साथ में है? पक्षी के साथ में, और ना ही है मुर्गा के साथ में। तो इन दोनों से अलग आरेख हो जाएगा किसका? मछली का। यानी कि पक्षी, मछली और मुर्गा, इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी कि ये छठा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज वाले प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 319 से। 319 से कितना बन रहा है? 320 से। 319 से 320 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 319 में क्या कर दें, +1 कर दें, तो 319 और 1 मिलकर बन जाएगा 320। फिर देखिए 320 से कितना बन रहा है? 323। 320 से 323 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 320 में क्या कर दें, +3 कर दें, तो 320 और 3 मिलकर बन जाएगा 323। फिर देखिए 323 से कितना बन रहा है? 328। 323 से 328 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 323 में क्या कर दें, +5 कर दें, तो 323 और 5 मिलकर बन जाएगा 328। इसी प्रकार से आगे देखिए, 328 से बन रहा है 335 से। 328 से 335 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 328 में क्या कर दें, +7 कर दें, यहाँ पर ध्यान से देखिए 328 में +7 कर देंगे तो बन जाएगा 335। इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 335 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे पास इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं, इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, +1, उसके बाद में +3, उसके बाद में +5, उसके बाद में +7। सभी में प्लस हो रहा है तो आगे भी प्लस होगा। कितना प्लस होगा? तो ध्यान से देखिए, 1 से कितना बन रहा है? 3। 1 से 3 बनेगा कैसे? यदि 1 में क्या कर दे, +2 कर दे, तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। फिर देखिए 3 से कितना बन रहा है? 5। 3 से 5 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 3 में क्या कर दे, +2 कर दें, तो 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है? 7। तो 5 से 7 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 5 में क्या कर दें, +2 कर दें, तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। इसी प्रकार से 7 से अगली संख्या निकालेंगे। 7 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी में +2 हो रहा है तो 7 में भी +2 कर देंगे, तो 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। यानी कि 7 के बाद में कितना प्लस होगा? प्लस होगा 9। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे? यदि हम 335 में क्या कर दें, +9 कर दें, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, 335 और 9 मिलकर बन जाएगा मेरे भाई 344, ठीक है।
यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 344। अब हमें देखना है कि संख्या 344 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर संख्या 344 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है त्वचा, और ऑप्शन डी है यकृत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन सी है केंद्रक, और ऑप्शन डी है गुणसूत्र। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहा जाता है जीन। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। बाल बने होते हैं कैरोटीन प्रोटीन के। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ऑप्शन ए कैंसर रोग की, ऑप्शन बी है टीबी रोग की, ऑप्शन सी है पोलियो रोग की, और ऑप्शन डी है एड्स रोग की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान करती है। ठीक है, तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सार्कोलॉजी किसका अध्ययन है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सार्कोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि सार्कोलॉजी के अंदर पेशियों का अध्ययन किया जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये 11वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कॉमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण होता है जीन के द्वारा। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1961 में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई आप सभी को बताना है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से स्वेज नहर जोड़ती है? मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि स्वेज नहर किन्हें जोड़ती है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि जो स्वेज नहर है ये लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।